नमस्कार। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। अब देखिए, पहली नज़र में ये शायद थोड़े सूखे लगे, मतलब सिर्फ सवाल जवाब। लेकिन जब हमने इन्हें पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये जनवरी 2026 के महीने का एक टाइम कैप्सूल है। तो आज का हमारा मकसद है इन सवालों और जवाबों के धागों को पकड़कर उस महीने की पूरी तस्वीर बुनना। हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानियों को, उनके मतलब को और वो आपस में कैसे जुड़े हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय गौरव से लेकर अर्थव्यवस्था की बड़ी छलांग तक, चलिए इन सुर्खियों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम खबरों को ना अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, लेकिन जब आप एक महीने की सारी बड़ी घटनाओं को एक साथ रखते हैं तो एक पैटर्न, एक कहानी नजर आने लगती है। आज हम उसी कहानी को समझेंगे कि जनवरी 2026 भारत और दुनिया के लिए किन बदलावों का संकेत दे रहा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय गौरव के एक पल से। गणतंत्र दिवस। स्रोतों के मुताबिक 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन भी। हाँ, दोनों। ये तो बहुत बड़ा संकेत है ना? मतलब ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण था या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? नहीं, ये औपचारिकता से कहीं ज्यादा है। आप देखिए, आमतौर पर किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। सही। लेकिन यहाँ पूरे यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को एक साथ बुलाना, ये भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह दिखाता है कि भारत अब पूरे यूरोपीय संघ को एक सिंगल यूनिट की तरह देख रहा है। अच्छा। ये भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रणनीतिक साझेदारी को लेकर एक बहुत मजबूत राजनीतिक संदेश है। और इसी समारोह की थीम भी बहुत दिलचस्प थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये एक भावनात्मक विषय है, लेकिन कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ऐसे प्रतीकात्मक विषयों पर ध्यान देना असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। इसका क्या महत्व है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या सेना से नहीं होती। सही बात है। उसकी संस्कृति और इतिहास से भी होती है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का प्रतीक है। तो इस थीम को चुनकर भारत दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूल रहे हैं। ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी समारोह में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जी। और स्रोत बताते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। जी। तो ये सम्मान सिर्फ उनकी बहादुरी का है या भारत के स्पेस प्रोग्राम से भी जुड़ा है? ये दोनों का एक बहुत शानदार संगम है। बेशक। ये सम्मान ग्रुप कैप्टन शुक्ला के असाधारण साहस को एक सलाम है। बिल्कुल। लेकिन इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री का ISS पर जाना, ये भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी का एक बड़ा पड़ाव है। अच्छा। तो ये सम्मान देकर सरकार न केवल एक व्यक्ति को, बल्कि भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ रही है। राष्ट्रीय महत्व के दिनों की बात चली रही है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का भी जिक्र है। हाँ, हम जानते हैं कि ये महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी की याद में मनाया जाता है। पर 2026 में इस दिन की क्या प्रासंगिकता है? आज इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है, मैं कहूंगी। पहले प्रवासी भारतीय मतलब होते थे डॉक्टर, इंजीनियर। आज प्रवासी भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के CEO हैं। जी। देशों के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। आज भारतीय डायस्पोरा एक जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। तो ये दिन अब सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव का दिन नहीं रहा, बल्कि भारत के वैश्विक प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच बन गया है। आपने आर्थिक शक्ति की बात की और यहीं से हमारी कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। जनवरी 2026 में एक बहुत बड़ी खबर आई कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया। जी। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ G20 में एक बड़ी कुर्सी नहीं है। इसका असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। कैसे? जब आपकी अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो वैश्विक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आपके बाजार को ध्यान में रखकर डिजाइन करती हैं। अच्छा। आपके स्टार्टअप्स को विदेशी निवेश आसानी से मिलता है। दुनिया भर के पेंशन फंड्स आपके यहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो ये शक्ति अब कागजों से निकलकर आम आदमी के जीवन को छूने लगती है। और ये आर्थिक तरक्की सिर्फ आकार में नहीं, इनोवेशन में भी दिख रही है।
एक स्रोत में बायोबिटुमिन का जिक्र है और ये कहा गया है कि भारत इसका व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। बायोबिटुमिन असल में सड़कों पर बिछाए जाने वाले तारकोल या डामर का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। ओह, अच्छा। इसे कृषि के कचरे जैसी जैविक चीजों से बनाया जाता है। अब इसे भारत की आर्थिक कहानी से जोड़कर देखिए। भारत दुनिया में सबसे तेजी से अपना सड़क नेटवर्क बना रहा है। हाँ, लेकिन इसकी एक पर्यावरणीय कीमत है। बायोबिटुमिन जैसी खोज ये दिखाती है कि भारत विकास की ऐसी राह खोज रहा है जो सस्टेनेबल हो। ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इसी सोच की झलक शायद बजट में भी थी। केंद्रीय बजट 26-27 की संकल्पना थी 3 कर्तव्य, जो युवा शक्ति से प्रेरित थी। ये थोड़ा अजीब है। आमतौर पर बजट में तो आंकड़ों की बात होती है, कर्तव्यों की नहीं। और यही बात इसे खास बनाती है। ये शासन के प्रति एक बदलते नजरिए को दिखाता है। सरकार एक तरह से ये कह रही है कि देश का विकास सिर्फ योजनाओं से नहीं होगा, ये एक साझा जिम्मेदारी है। 73 कर्तव्य की बात करके बजट को एक आर्थिक दस्तावेज से आगे ले जाकर एक सामाजिक अनुबंध बनाने की कोशिश की गई है। टेक्नोलॉजी की बात को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे से जुड़ी एक खबर है कि पश्चिमी रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली शुरू की। हम कवच के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये 4.0 का क्या मतलब है? 4.0 का मतलब है कि ये तकनीक लगातार विकसित हो रही है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है। सही। शुरुआती संस्करण शायद एक ही ट्रैक पर काम करते थे। अगला संस्करण शायद फाटकों को भी ध्यान में रखता होगा। 4.0 का मतलब है कि अब यह और ज्यादा जटिल सिग्नलिंग सिस्टम, ज्यादा स्पीड और शायद खराब मौसम में भी बेहतर काम करने में सक्षम है। अच्छा, मतलब इसे लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। बिल्कुल। ये कोई एक बार की खरीदी हुई विदेशी तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवित स्वदेशी तकनीक है। और स्वदेशी इनोवेशन की बात हो तो स्टार्टअप इंडिया पहल का जिक्र जरूरी है। 16 जनवरी 2026 को इसने अपने 10 साल पूरे किए। 10 साल। एक दशक में इस पहल ने भारत को कितना बदला है? इसने भारत को कह सकते हैं मौलिक रूप से बदला है। 10 साल पहले एक औसत मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को एक सुरक्षित नौकरी करने की सलाह देता था। आज वही परिवार अपने बच्चों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हाँ, ये तो है। स्टार्टअप इंडिया ने सिर्फ कंपनियों को फंड नहीं दिया, इसने पूरे देश की मानसिकता को बदला है। इसने असफलता से जुड़े डर को कम किया है और जोखिम लेने को सम्मानजनक बनाया है। हमने अर्थव्यवस्था और तकनीक में आत्मविश्वास की बात की, और यही आत्मविश्वास हमें रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी साफ नजर आता है। तेजस लड़ाकू विमान ने जनवरी 2026 में अपनी पहली उड़ान के 25 साल पूरे किए। ये एक लंबा सफर रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि इस सफर में कई दशक की देरी हुई। तेजस की कहानी धैर्य, दृढ़ता और भारतीय इंजीनियरिंग की जीत की कहानी है। कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया। आज 25 साल बाद जब दूसरे देश तेजस खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, तो ये उस दशकों की मेहनत का फल है। लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्रोतों में एक और रक्षा सौदे का भी जिक्र है। रक्षा मंत्रालय ने हेवीवेट टॉर्पीडो खरीदने के लिए इटली की कंपनी वास से अनुबंध किया। तो क्या हम अब भी आयात पर निर्भर हैं? ये एक बहुत ही व्यावसायिक दृष्टिकोण को दिखाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक चीज खुद ही बनाएंगे। अच्छा। इसका मतलब है अपनी क्षमताओं का निर्माण करना, लेकिन साथ ही अपनी सेना की तत्कालिक जरूरतों को भी पूरा करना। टॉर्पीडो पनडुब्बियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। अगर इटली की कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टॉर्पीडो बना रही है, तो उन्हें खरीदना हमारी नौसेना को तुरंत मजबूत करता है। सही। तो ये आत्मनिर्भरता और जरूरत के बीच एक संतुलन है। बिल्कुल। अच्छा, जमीन और समंदर से अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। इसरो ने SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया। हमारे पास तो पहले से ही PSLV और GSLV हैं, तो फिर इस नए छोटे रॉकेट की क्या जरूरत पड़ी? ये जरूरत बाजार को समझने से पैदा हुई है। आज अंतरिक्ष का बाजार बदल गया है। पहले बड़े भारी भरकम सैटेलाइट्स लॉन्च होते थे। आज दुनिया भर की कंपनियां छोटे छोटे मतलब जूते के डिब्बे के आकार के सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल। अब एक छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV जैसे बड़े रॉकेट का इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे एक चिट्ठी भेजने के लिए पूरा ट्रक बुक कर लेना। सही बात है।
SSLV उसी जरूरत को पूरा करता है। ये एक स्पेस टैक्सी की तरह है जो छोटे सैटेलाइट्स को कम कीमत पर और जल्दी लॉन्च कर सकता है। और वैश्विक अंतरिक्ष की बात करें तो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन भी 2026 में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला है। भारत भी आर्टेमिस समझौते का हिस्सा है। तो क्या इस मिशन का हम पर कोई सीधा असर होगा? सीधा असर शायद ना हो, लेकिन ये प्रेरणा और अवसर का एक बड़ा स्रोत है। आर्टेमिस 2 दशकों बाद इंसानों को चांद के करीब ले जाने वाला पहला मिशन होगा। भारत के आर्टेमिस समझौते का हिस्सा होने का मतलब है कि भविष्य के चंद्र मिशनों में भारतीय वैज्ञानिकों और कंपनियों के लिए सहयोग के दरवाजे खुलेंगे। इतनी गंभीर बातों के बीच जनवरी में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया, खासकर खेल के मैदान पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता। और ये सिर्फ एक और ग्रैंड स्लैम जीत नहीं थी। इस जीत के साथ उन्होंने अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। अच्छा। यानी 4 बड़े टूर्नामेंट जीत लिए, और वो भी सबसे कम उम्र में। ये टेनिस की दुनिया में एक तरह से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। क्रिकेट में भी एक भारतीय दिग्गज ने इतिहास रचा। विराट कोहली कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसका महत्व उनकी अविश्वसनीय निरंतरता में छिपा है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20, तीनों में सालों साल शीर्ष पर बने रहना और लगातार रन बनाना, ये लगभग अमानवीय है। सही। ये रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 दशक से भी ज्यादा समय तक क्रिकेट की दुनिया पर राज करने की कहानी कहता है। और एक और प्रेरणा देने वाली खबर है काम्या कार्तिकेयन। जी। वो दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। ऐसी उपलब्धियां हमें क्या सिखाती हैं? ऐसी खबरें पढ़कर मुझे हमेशा हैरानी होती है कि इस उम्र में लोगों में इतना दृढ़ संकल्प कहाँ से आता है। यह हमें सिखाता है कि इंसानी जज्बे की कोई सीमा नहीं होती। यह हजारों युवाओं को अपने अपने क्षेत्र में बड़ी और मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो हुई भारत की उपलब्धियों की बात, लेकिन भारत दुनिया से अलग तो नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का जिक्र करता है, जो वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ा है। इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता कितनी गहरी है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है, इसलिए वहां की कोई भी बड़ी घटना वैश्विक ऊर्जा बाजार और भू राजनीति को प्रभावित करती है। एक और बहुत ही दिलचस्प और शायद विवादास्पद खबर फ्रांस से है। फ्रांस ने कुछ आयु समूहों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई। क्या ये संभव भी है? ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है, और ये उस वैश्विक बहस को दिखाता है जो टेक्नोलॉजी और समाज के रिश्ते को लेकर चल रही है। बिल्कुल। आज हर कोई ये मान रहा है कि सोशल मीडिया का युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। फ्रांस का ये कदम इस समस्या को सीधे तौर पर संबोधित करने की एक कोशिश है। ये सफल होगा या नहीं, ये देखना बाकी है, लेकिन ये निश्चित रूप से दुनिया भर के देशों को सोचने पर मजबूर करेगा। अब वापस भारत आते हैं, जहां कुछ प्रशासनिक और कानूनी बदलाव भी हुए। राजकुमार गोयल ने नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के रूप में पदभार संभाला। जी, CIC का पद सूचना के अधिकार यानी RTI कानून की रीढ़ है। एक लोकतंत्र में नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। CIC वो अंतिम अथॉरिटी है जो ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को ये जानकारी मिले। सही। इसलिए ये पद सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर RBI को एक राष्ट्रव्यापी SOP बनाने का आदेश दिया। ये आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। बहुत बड़ी राहत। डिजिटल अरेस्ट एक बहुत ही शातिर किस्म का ऑनलाइन फ्रॉड है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। जहां धोखेबाज खुद को पुलिस या CBI अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर आपको घंटों तक डराते हैं, धमकाते हैं। बाप रे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक समान प्रक्रिया बनाएगा जिससे ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग और जांच ज्यादा तेज और प्रभावी हो जाएगी। यह डिजिटल युग में नागरिक सुरक्षा की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। तो इन मॉक टेस्ट पेपर्स ने हमें जनवरी 2026 की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर दिखाई। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, तेजस का 25 साल का सफर, खेल के मैदान पर नए कीर्तिमान, ये सब एक बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दिखाता है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय नजर आते हैं। एक ऐसा भारत जो आर्थिक,
तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही फ्रांस के सोशल मीडिया बैन या डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसी घटनाएं ये भी दिखाती हैं कि इस नई तकनीकी दुनिया की अपनी चुनौतियां भी हैं, जिनसे समाज और सरकारें जूझ रही हैं। सही। जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम ज्ञान को कैसे मापते हैं। मतलब हजारों खबरों में से इन्हीं कुछ खास तथ्यों को जानने लायक क्यों समझा जाता है? ये सोचने वाली बात है। या जो चुनाव है, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या है और हम अपने भविष्य के प्रशासकों में किन गुणों को महत्व देते हैं, इस बारे में बहुत कुछ कहता है। खैर, इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ जाते हैं